आप सभी को नमस्कार। साथियों, मणिपुर की आग जो 3 महीने पहले लगी थी वो आज भी बुझी नहीं है। वर्तमान हालत भी वहाँ की ठीक नहीं है। ये अलग बात है कि सरकार अपनी ओर से किसी भी तरह से उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। साथियों, आपको शायद याद होगा कि जब वो 3 महीना बाद, हिंसा के 3 महीना बाद जब एक नंगा वीडियो आया जिसके आते ही पूरा मणिपुर की सच्चाई देश के सामने आ गई। उसके बाद हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस पर टिप्पणी करते हुए सरकार से कुछ कड़े सवाल पूछे थे और सरकार को यह आगाह किया था कि 7 दिनों का अल्टीमेटम ही दिया था कि इसके बाद हम इस पर सुनवाई करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। तो ठीक आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई मणिपुर के मुद्दे को लेकर, मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर, मणिपुर में हुई सांप्रदायिक दंगे को लेकर, और सरकार से कुछ अहम सवाल पूछे गए देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा, जो आज के दौर में लोकतंत्र के सबसे बड़े रखवाले हैं और मैं उन्हें दिल से सैल्यूट करता हूं। DY चंद्रचूड़ ने, आपको शायद याद होगा, पहले दिन ही जिस दिन वीडियो आया उसके ठीक बाद सबसे पहला बयान उन्हीं का था और उनके बयान के आने के बाद ही देश के खामोश मौनी बाबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बाद ही 3 सेकंड का अपना बयान जारी किया था। उसके बाद से किसी बिल में आज तक प्रधानमंत्री हमारे छुपे हुए हैं। तो देश के सुप्रीम कोर्ट ने आज देश की वर्तमान सत्ता पक्ष से कुछ कड़े सवाल पूछे और उन कड़े सवालों को पूछते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक भी सवाल का उचित जवाब नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टतः पूछा कि वास्तव में वहाँ पर कितने FIR दर्ज हुए हैं, कितने महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं हुई है, कितने हत्या हुई है। बहुत सारी सवालें देश के सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की आम जनता पूछना चाहती है, जो देश की आम जनता जानना चाहती है, जो देश का विपक्ष हर रोज पूछने के लिए सदन को बायकॉट कर रहा है, वो सारे के सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा। चूँकि आप जानते हैं इस सरकार के पास किसी भी चीज़ का आंकड़ा नहीं होता। बेरोजगारी का पूछो, आंकड़ा नहीं है। कोरोना काल में कितने लोग मरे, आंकड़ा नहीं है। नोटबंदी के कारण कितने लोग मरे, उसका आंकड़ा नहीं है। चूँकि ये सरकार जो है आंकड़ा विहीन है, तो इस सरकार के पास मणिपुर को लेकर भी कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इस सरकार की फजीहत की, जिस तरीके से इस सरकार की बखिया उघाड़ दी, उस तरह से यदि कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी ईमानदार व्यक्ति यदि सत्ता में होता तो हमें लगता है कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद वो अपने पद से इस्तीफा दे देता। लेकिन चूंकि सत्ता बेशर्मियों के हाथ में है, चूंकि सत्ता एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञों के हाथ में है, इसीलिए वो अपनी कुर्सी पर आज भी कायम है और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों तक भी कायम रहेंगे। साथियों, ये सवाल सिर्फ मणिपुर का नहीं है, सवाल है देश के लोकतंत्र का। जिस तरीके से देश से सच को छुपाए जाने की कोशिश हो रही है वर्तमान सरकार के द्वारा, ये सबसे बड़ी सवाल ये है कि यदि सुप्रीम कोर्ट एक्टिव नहीं होता है, यदि सुप्रीम कोर्ट इनसे सवालें नहीं पूछता, तो क्या आप कुछ जान पाते? क्या ये सरकार आपको कुछ बता पाती कि वहाँ मणिपुर के वर्तमान हालात क्या है और मणिपुर में इन 3 महीना में क्या क्या हुआ है? शायद आप और हम नहीं जान पाते यदि सुप्रीम कोर्ट और हमारे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ इतने एक्टिव नहीं होते। तो आपको और हमें DY चंद्रचूड़ को धन्यवाद देना चाहिए दिल से। और भी सारी बातें करनी चाहिए हमें। देश के चूँकि प्रधानमंत्री की बात होनी चाहिए, देश के गृह मंत्री की बात होनी चाहिए। जब उन्हें हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलते हैं तो हमें थोड़ा बोलने में मन हिचकिचा जाता है, क्योंकि उनकी जो व्यवहार है, उनका जो उनको हम यदि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को BJP और RSS का चुनावी रणनीतिकार कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। देश में आने वाले समय में कुछ समय में अगले कुछ महीने में देश के कुछ राज्यों में चुनाव होने वाला है और देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री अर्थात BJP के मुख्य चुनावी रणनीतिकार चुनावी मेढक की तरह देश में आने वाले चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। सो उनसे मणिपुर में शांति की अपील करने की उम्मीद करना, मणिपुर की सच्चाई उनके मुख से सुनने की जो विपक्ष की जिद है, ये जो जिद है हमें लगता है बेकार है।
क्योंकि वे तो चुनाव के लिए बने हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने माना ही नहीं कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। वे नरेंद्र मोदी जी चाहे अमित शाह जी हों, ये अपने आप को आज भी बीजेपी और आरएसएस का चुनावी रणनीतिकार ही मानते हैं और चुनाव जिताने और चुनाव प्रचार करने का ही मुख्य साधन है आज के दौर में। अच्छा है, हमें लगता है आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यही मानते हैं। उसी दौर में देश के गृह मंत्री ने कह दिया मध्य प्रदेश में कि पाकिस्तान का जिक्र करते हुए, चूँकि इन लोगों का कोई भी भाषण हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के बिना संपन्न नहीं होता, तो पाकिस्तान को धमकाते हुए हमारे देश के वर्तमान गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान भूल गया था कि हमारे जब पुलवामा हुआ, उरी हमला हुआ जिसमें बहुत सारे हमारे सैनिक शहीद हुए, तो उन हमलों का जिक्र करते हुए हमारे देश के वर्तमान गृह मंत्री ने कह दिया कि पाकिस्तान भूल गया था कि हमारे देश में जो सरकार है वो मौनी बाबा की सरकार नहीं है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो मौनी बाबा से मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री देश के वर्तमान गृह मंत्री और बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार अमित शाह ने मौनी बाबा किसे कहा। तो हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मंथन किए, चिंतन किए, तो शायद सोचे कि मनमोहन सिंह के लिए कहा होगा। तो फिर मनमोहन सिंह के लिए मैंने सोचा, तो मैंने कहा कि मनमोहन सिंह तो खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते थे यदि कोई घटनाएं होती थी। मैंने निर्भया कांड में देखा कि मनमोहन सिंह खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। लेकिन वर्तमान के प्रधानमंत्री तो ऐसे हैं कि विपक्ष चीख कर पुकार रहा है। आज 7-8 दिनों से संसद नहीं चल पा रहा है और जो विपक्ष है वो मांग कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री आए, सब माइक लगा कर चिल्ला कर देश का विपक्ष देश के प्रधानमंत्री को पुकार रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री न जाने किस बिल में छुपे हुए हैं या विपक्ष के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। तो हम ये समझ में नहीं आया कि वर्तमान में मौनी बाबा कौन है, मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी। शायद ये बात सटीक तरीके से देश के गृह मंत्री बता पाएंगे कि मौनी बाबा उन्होंने कहा किसके लिए था, मनमोहन सिंह के लिए या वर्तमान गृह मंत्री के लिए। साथियों, धर्म एक अफीम का नशा है। धर्म अफीम से भी बड़ा एक नशा होता है और इस बात को आप भली भांति समझते हैं। आज मणिपुर धर्म और जाति के कारण ही जल रहा है। आज हरियाणा में दो गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई है। शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी, लेकिन आज हरियाणा में 2 गुटों के बीच भारी पत्थरबाजी हुई। उसके बाद आज की एक दुखद घटना, चलती ट्रेन में एक आरपीएफ का जवान 4 व्यक्तियों को अपनी लोडिंग राइफल से, अपनी सरकारी राइफल से गोली मारकर हत्या कर देता है। और उसके बाद देश की जो आरपीएफ का जो हेड ब्रांच है, आरपीएफ की ओर से बयान आता है कि वो आरपीएफ का जो हेड कांस्टेबल था वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। साथियों, मैं आपको एक वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा जिसमें स्पष्टतः वो आरपीएफ का जो हेड कांस्टेबल है जिसने 4 लोगों की हत्या की है, जिसमें 3 मुसलमान हैं और एक उसके सीनियर अधिकारी हैं, वो व्यक्ति स्पष्ट कह रहा है। उस व्यक्ति सुनने में ये आ रही है कि उस ट्रेन में की यात्रा के दौरान कुछ यात्रियों में और उसके बीच राजनीतिक बहस हुई थी और उसके बाद उस व्यक्ति ने 3 मुसलमानों को और एक अपने सीनियर अधिकारी को गोली मारी है। और उसका वीडियो स्पष्टता हम सुन रहे हैं कि जो मोदी योगी का नहीं वह देश का नहीं। उसके पैरों के सामने एक लाश पड़ी हुई है एक व्यक्ति की जो मूल रूप से मुसलमान है। और उसके बाद वो व्यक्ति बोल रहा है कि जो मोदी योगी का नहीं वह देश का नहीं, जो मोदी योगी नहीं बोलेगा वो देश में रहने का उसे कोई हक नहीं है। अर्थात भले आरपीएफ ये कह ले कि वह व्यक्ति जो है मानसिक विक्षिप्त है, ये बहाना आरपीएफ के द्वारा जो बनाया जा रहा है, आरपीएफ खुद इसमें फंस रहा है। क्योंकि यदि वो मानसिक विक्षिप्त है, उसका दिमागी संतुलन बेहतर नहीं है, तो उसे ड्यूटी पर किसने दिया? तो सारी की सारी जिम्मेवारी तो जो सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो आरपीएफ ब्रांच पर आ जाएगी। लेकिन ये बहाना है, आरपीएफ के द्वारा ये एक बहाना बनाया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि वो व्यक्ति 9 सालों में जिस तरीके से नफरत फैलाया गया है वर्तमान के शासन के द्वारा,
उसी का वो शिकार हो चुका है। और सिर्फ वही शिकार नहीं हुआ है, इस देश के करोड़ों युवा उस नफरत के शिकार हो चुके हैं कि जो योगी मोदी नहीं कहेगा, जो राम का नाम नहीं लेगा, वो देश में नहीं रहेगा। शायद इनको धर्म की परिभाषा वर्तमान में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा शेयर की गई है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको पढ़ाया गया है धर्म की परिभाषा। वास्तव में ऐसे लोग धर्म के बारे में, हमें लगता है कि धर्म के बारे में धर्म के विषय में जानने में 0% इनकी जागरूकता है, और ये धर्म के विषय में हमें लगता है कि 0 से भी ज़्यादा नहीं जानते, ये माइनस में जानते हैं। इनको जो बतलाया गया है वैसी उन्हीं बातों को समझते हैं। जो 9 सालों में इनको जहर घोलकर पिला दिया गया है वो इन्हीं बातों को मानते हैं। जिस तरह से उस कांस्टेबल की बातें मैंने सुनी, उसके बाद मेरा दिल का कलेजा हिल गया कि वास्तव में हमारे देश की स्थिति 9 सालों में क्या हो गई। हम कहाँ थे और हम कहाँ पहुँच गए। हम प्यार से, मोहब्बत से चलने वाले, अनेकता में एकता वाले जो हमारे हिंदुस्तानी हैं, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले जो हमारे हिंदुस्तानी हैं, वो अचानक इतने हिंसक कैसे हो गए, अचानक एक दूसरे से नफरत कैसे करने लगे। और जो भी इस देश में हिंसा होती है, दंगा होती है, फसाद होती है, उसके पीछे किसी न किसी का माइंड गेम होता है। और सबसे बड़ा माइंड गेम उसका होता है जो राजनीति में होता है। अपने आप को एक दूसरे को लड़ाकर अपनी रोटियां सेकने की जो पुरानी विरासत, जो पुरानी आदत हमारे देश के राजनीतिक दलों की है, यह देश की वर्तमान स्थिति पर पूरी तरह से भारी पड़ रही है। वर्तमान में 9 सालों के द्वारा 9 सालों में फैलाया गया नफरत देश पर भारी पड़ रहा है। चाहे वो मणिपुर का हिंसा हो, चाहे आज हरियाणा में पत्थरबाजी हो, या चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल द्वारा की गई हत्या हो। आप सभी इस समस्त विषयों पर विचार करें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।